27 सितंबर 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बिल लाया गया जिसको एग्रीकल्चर बिल 2020 नाम दिया गया। इस बिल का पूरे देश भर में जमकर विरोध किया गया और अभी भी जारी है। आपने न्यूज़ में देखा होगा, किसानों की ओर से देश के अलग अलग हिस्से में हाईवे और रेलवे ट्रैक पर धरना दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं ये एग्रीकल्चर बिल क्या है और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एग्रीकल्चर बिल समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। पहला, एपीएमसी और एमएसपी। एपीएमसी का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको हम आम भाषा में किसान मंडी भी कहते हैं। 1965 से पहले क्या होता था, जो बड़े व्यापारी थे वो छोटे किसानों को लोन देते थे और जब वो छोटे किसान अपना लोन वापस नहीं चुका पाते तब ये बड़े व्यापारी उनकी धोखे से ज़मीन हड़प लिया करते थे। 1965 में गवर्नमेंट जमींदारी सिस्टम खत्म करने के लिए एपीएमसी एक्ट लेकर आई। यहाँ पर गवर्नमेंट ने किसानों के लिए ऑर्गेनाइज मंडीज बनाई जहाँ पर किसान अपनी फसल लाकर बेच सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, इन मंडीज में होते हैं मिडलमैन, जिनको अड़ती भी कहा जाता है। अब ये मिडलमैन क्या करते हैं, किसानों से फसल बहुत कम रेट पर खरीदकर उन्हें आगे ज़्यादा दामों पर बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसान से आलू 10 रुपये पर केजी खरीदकर उसको आगे होलसेलर को 20 रुपये पर केजी बेचा जाता है, जिस कारण किसान को उसकी फसल का अच्छा दाम नहीं मिल पाता, क्योंकि बीच का बड़ा मार्जिन ये मिडलमैन खा जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फार्मर अपनी फसल डायरेक्ट बायर को नहीं बेच सकता। और देखिए, ये मिडलमैन्स भी गवर्नमेंट ऑथराइज होते हैं और इनके पास ट्रेडिंग करने के लिए लाइसेंस भी होता है। अब समझिए एमएसपी क्या होता है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पर गवर्नमेंट किसान से उसकी फसल एक सेलेक्टिव प्राइस पर खरीदती है। इन केस फ्लड, तूफान या कोई भी नेचुरल डिजास्टर के कारण उसकी फसल खराब हो जाती है या फिर कहीं बाहर मार्केट में बिक नहीं रही, तो सरकार कहती है घबराए नहीं, आप अपनी फसल हमें बेच दे। गवर्नमेंट किसान से फसलें खरीदने के बाद इसे बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टोर कर लेती है और बाद में इसको ही गरीबों में बांटा जाता है। लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी का लाभ सिर्फ 6% किसान ही उठा पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसान को इसके बारे में पता ही नहीं है। अब देखिए ये बिल कौन से हैं जिनको लेकर इतना विवाद छिड़ा हुआ है। गवर्नमेंट यहाँ पर 3 बिल लेकर आई है, जिसमें सबसे पहला बिल है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसको गवर्नमेंट ने वन नेशन वन मार्केट कहा है। इसमें सरकार ने हर एक किसान को छूट दे दी कि आप दूसरे स्टेट में जाकर भी अपनी फसल डायरेक्ट बेच सकते हैं। मतलब जहाँ चाहें, जब चाहें और जिसके साथ चाहें आप बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने अब एपीएमसी मंडी सिस्टम हटा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पंजाब में आलू की फसल बहुत अच्छी हुई और ज़्यादा क्वांटिटी में हुई, तो ऑब्वियस है रेट कम मिलेंगे। लेकिन राजस्थान में आलू की ज़रूरत है, फसल अच्छी नहीं हो पाई, तो राजस्थान में उसके अच्छे प्राइस मिल सकते हैं। इसलिए सरकार ने एपीएमसी को हटाने का फैसला किया है। सेकंड बिल है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। यहाँ पर सरकार ने किसान को परमिशन दी है कि अब वो किसी के साथ भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। पहले फार्मर को अपनी फसल मिडलमैन को देनी पड़ती थी, जिसके कारण किसान को कम पैसे मिलते थे और एक बड़ा मार्जिन मिडलमैन के पास चला जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी एक टमाटो केचप बनाने की फैक्ट्री है और मुझे केचप बनाने के लिए ढेर सारे टमाटर चाहिए। तो मैंने एक गांव के किसानों को बोला, इतनी जगह में जितने भी खेत हैं आप उसमें टमाटर उगाओ और वो टमाटर हम आपसे खरीद लेंगे। अब किसान बायर से पहले ही कांटेक्ट कर लेगा, तो रेट पहले ही फिक्स हो जाएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा, अगर 25 रुपये पर केजी टमाटर खरीदने का कांटेक्ट हुआ और बाय चांस इन फ्यूचर किसी कारण मार्केट में टमाटर के रेट गिर जाते हैं, फिर भी बायर को कांटेक्ट के मुताबिक 25 रुपये पर केजी ही खरीदने पड़ेंगे। और
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता भी है तो उस पर बड़ी पेनल्टी भी लगाई जाएगी। इसलिए इस बिल को कहा गया है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स। आप लोग इसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी समझ सकते हैं। तीसरा और आखिरी बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज। देखिए 1955 से पहले क्या होता था, बड़े व्यापारी छोटे किसानों से फसल खरीदकर बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज में अपने पास स्टोर कर लिया करते थे और फिर सप्लाई रोक देते थे, जिससे प्राइस एकदम से बहुत हाई हो जाते थे। फिर बड़े व्यापारी फसलों को हाई प्राइस पर बेचा करते थे, जिसके कारण ब्लैक मार्केटिंग भी होती थी। तब 1955 में गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट बनाई गई, जैसे वीट, राइस, पल्सेस, अनियन, पोटैटो एक्सेट्रा। और कहा गया आज के बाद कोई भी अपने पास इन कमोडिटीज को ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर नहीं कर सकेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस एक्ट को हटा दिया है और कहा है अब जो चाहे जितना चाहे अपने पास स्टोर कर सकता है, लेकिन दो कंडीशंस में आप स्टोर नहीं कर सकेंगे। पहला, कोई बड़ा डिजास्टर जैसे फ्लड, और दूसरा वॉर के समय यानी युद्ध के समय आप स्टोर नहीं कर सकेंगे। अब बात करते हैं इस बिल के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पर मेन 3 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इस बिल को किसान विरोधी बताया जा रहा है। पहला पॉइंट है ट्रेड एरिया। माना कि सरकार ने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर बेचने की अनुमति दी है, लेकिन किसान कैसे और कहाँ बेचेगा जब एपीएमसी मंडी तो आपने खत्म कर दी। अब किसान दूसरे स्टेट में जाकर भी वहां की लोकल मंडी में ही बेचेगा ना, गली गली तो जाके बेचेगा नहीं। जब मंडीज ही नहीं रहेंगी तो कैसे बेच पाएगा। और दूसरा कारण ये है, जो छोटे किसान हैं जिनके छोटे खेत हैं वो ज़्यादा बड़ी फसल नहीं उगा पाते, जिसको वो दूसरे स्टेट में जाकर बेचेंगे। फसल से ज़्यादा खर्चा तो ट्रांसपोर्ट पर ही आ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि इन दो स्टेट में जो मंडीज़ हैं वो काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में हैं। ज़्यादातर किसान इन मंडीज़ में ही अपनी फसलें लाकर बेचा करते हैं और इन मंडीज़ के कारण आसपास वाले इलाके में भी काफ़ी डेवलपमेंट और लोगों को रोज़गार भी मिलता है, क्योंकि मंडीज़ में बस बायर और फार्मर ही नहीं जाते बल्कि बहुत सारे लेबर, ट्रांसपोर्टर और वर्कर भी होते हैं। अगर मंडीज़ बंद हो जाती है तो इन सब की नौकरी भी चले जाने का खतरा है। सेकंड पॉइंट है व्हाट इज़ ट्रेडर। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसके पास भी पैन कार्ड है वो फार्मर प्रोड्यूस को खरीद सकता है और उसको पहले की तरह लाइसेंस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और वो डायरेक्ट किसान को कॉन्टैक्ट भी दे सकता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, इंडिया में ज़्यादातर किसानों के पास ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं है, उनके पास कुछ इस तरह से छोटे छोटे खेत हैं। अब फार्मर्स का यहाँ ये कहना है जो कंपनीज हैं वो तो बड़े जमींदारों से ही कांटेक्ट करेंगे, छोटे किसानों से क्यों करेंगे। यहाँ पर फार्मर्स की बात भी सही है। अब मान लो मुझे अपनी फैक्ट्री में टमाटो केचप बनाने के लिए टमाटर चाहिए, तो मैं 10 छोटे किसानों के बजाय एक बड़े जमींदार को कांटेक्ट दूंगा, जिससे मेरा टाइम भी बचेगा और पैसे भी। तो इस कारण छोटे किसान से कोई फसल खरीदेगा ही नहीं, सब बड़े जमींदारों से ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनका कहना है सरकार एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी प्राइवेटाइज करके इसमें बड़े बिजनेसमैन को गेम में लाना चाहती है, जिसके कारण जो छोटे व्यापारी हैं उनको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि सरकार ने अब स्टोरेज लिमिट ख़त्म कर दी है। तो अब बड़े बिजनेसमैन अपने पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टोर करेंगे और जब प्राइस बढ़ेगा तब बेचेंगे, जैसे 1955 से पहले हुआ करता था। अब बात करते हैं आखिरी नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इस पर फार्मर्स का कहना है अगर इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ फ्रॉड करता है तो हम कहाँ जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा सकें। तो दोस्तों ये थे वो 3 मेन रीज़न जिसके कारण किसान इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आशा करता हूँ
कि आपको दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आखिर में एक बात बोलना चाहूँगा, भारत को आज़ाद हुए 72 साल हो चुके हैं। आज भी किसान भाइयों की हालत 1947 वाली ही है। हमारी बाकी सभी इंडस्ट्री डेवलप कर चुकी हैं, बट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अभी भी वैसी की वैसी ही है। किसानों के लिए गवर्नमेंट को जितना करना चाहिए उसका 1% भी गवर्नमेंट नहीं कर पाती। अगर आपको भी ऐसा लगता है और किसान भाइयों को उनका हक मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस। जय हिंद, जय भारत।